इस सेंटर से पहले कहाँ काम करते थे? उद्धड़ उमर आदमी ने पूछा। मैं पहली बार इस सेंटर में तैनात हुआ था। जब मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया तो मुझे सर्विस नहीं मिल रही थी। फिर जीविश ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने मुझसे राब्ता कायम किया और सर्विस के सिलसिले में ब्लैकमेल करके मुझे शामिल कर लिया गया। लेकिन चूंकि अभी मुझे इसमें शामिल हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, इसलिए भी मैं सिर्फ मामूली काम करता हूँ। मिताइस ने जवाब देते हुए कहा। बकवास मत करो, हमें ऐसी दस्तावेज मिली है जिसमें सेंटर के बड़े कारकुनों के नाम और ओहदों की लिस्ट मौजूद है, लेकिन ये नाम कोड में है। माहिरीन इस कोड को हल कर रहे हैं। और सुन लो, अगर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम शामिल हुआ तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। उद्धड़ उमर आदमी ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आप बेशक चेक कर ले जनाब, अगर मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल हो तो मुझे गोली मार दीजिए। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई, हालांकि मुझे मालूम है कि आपने मुझे बहरहाल गोली मार ही देनी है। मिताइस ने बड़े ठंडे और मुतमईन लहजे में कहा। ठीक है, तुम कुछ घंटे और जिंदा रह लो, उस वक्त तक हम उस कोड को हल कर लेंगे। उसके बाद मैं आऊँगा। और ये भी सुन लो कि रेड मास्टर्स आसान मौत देने के कायल नहीं हैं। उद्धड़ उमर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ठीक है जनाब, मुझे इत्मीनान है कि मैंने आपके सवालों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। मिताइस ने जवाब दिया। ओके। उद्धड़ उमर ने वापस मुड़ते हुए कहा। जनाब, मेरी भी एक दरख्वास्त है। मिताइस ने अचानक उसे मुखातिब होते हुए कहा। क्या बात है? उद्धड़ उमर ने एक झटके से वापस मुड़ते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी हैरत थी। जनाब, मैं यकीनन आपके किसी हेडक्वार्टर में हूँ। यहाँ से फरार हो जाना तो नामुमकिन है। अगर आप मुझे इन बंदिशों से आज़ाद कर दे तो मैं आपका ममनून होगा। मिताइस ने जवाब दिया। उद्धड़ उमर चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। ठीक है, इसके हाथ पैर खोल दो, ये यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगा? उद्धड़ उमर ने अपने साथियों से कहा और एक साथी तेजी से आगे बढ़ा। उसने मिताइस के जिस्म पर पड़ा हुआ सुर्ख रंग का कंबल हटाया और फिर उसने उसके पैर क्लिपों से आज़ाद किए। पैरों के बाद हाथों को भी उसने खोल दिया। सुनो मिताइस, यहाँ से तुम्हारी रूह भी हमारी इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकती। इस कमरे में होने वाली हर हरकत और जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ बाकायदा चेक किया जा रहा है, इसलिए किसी किस्म की गलत हरकत करके अपनी ज़िंदगी के लम्हे कम न कर लेना। उद्धड़ उमर ने करक लहजे में कहा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। उसके दोनों साथी भी उसके पीछे ही बाहर चले गए और उनके उकब में फौलाद का मजबूत दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही मिताइस ने सबसे पहले अपने हाथों को हरकत देने की कोशिश की। हाथ हरकत में तो आ गए, लेकिन जिस्म में दर्द की लहरें तेज हो गई। लेकिन मिताइस ने दर्द की परवाह न की और फिर जब बाजू पूरी तरह हरकत में आ गए तो उसने बारी बारी टांगों को हरकत दी और थोड़ी सी कोशिश और तकलीफ को जब्त करने के बाद उसे ये देखकर वाकई बेपनाह मसरत का एहसास हुआ कि उसके जिस्म की तमाम हड्डियाँ सलामत थी। वो आहिस्ता से उस स्ट्रेचर नुमा मेज से नीचे उतर आया। एक बार वो लड़खड़ाया, लेकिन जल्दी संभल गया। उसने 2-4 कदम उठाए और फिर उसने तेजी से हरकत करनी शुरू कर दी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो काफ़ी देर तक बेहिस व हरकत रहने की वजह से अब अपने जिस्म को गर्म कर रहा हो। जब जिस्म में उठने वाली दर्द की लहरें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई तो मिताइस ने जिस्म पर बंधी हुई पट्टियाँ खोलनी शुरू कर दी। पट्टियों की वजह से उसे उलझन सी हो रही थी और थोड़ी देर बाद फर्श पर पट्टियों का ढेर सा इकट्ठा हो गया। उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद थे। जिस्म पर लिबास वही पुराना था जो जगह जगह से फट गया था, लेकिन बहरहाल गुजारा हो सकता था। पट्टियों से निजात पाने के बाद मिताइस ने कमरे का बगौर जायजा लेना शुरू कर दिया। उसके जहन में अब यहाँ से फरार की खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जिस दस्तावेज का हवाला उस उद्धड़ उमर ने दिया है उसमें उसका नाम भी मौजूद है, और जैसे ही वो डिकोड हुई उस पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। वो इस मोहलत को गनीमत समझ रहा था। वैसे उद्धड़ उमर की उस बात पर वो दिल ही दिल में हंस रहा था कि इस कमरे में टेलीविज़न आई और रिसीवर नस्ब हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों की तंसीब की उसने खुसूसी तरबियत हासिल की हुई थी और उसे एक नज़र में उनकी मौजूदगी का इल्म हो जाता था। कमरे का जायज़ा लेते लेते उसकी नज़रें छत के करीब काफ़ी बुलंदी पर मौजूद एक रोशनदान पर जम गई। रोशनदान काफ़ी खुला था और उसमें लोहे की सलाखें नस्ब थी, लेकिन इस रोशनदान के अलावा और कोई ऐसी जगह भी ना थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता। मिताइस चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने जल्दी से इन पट्टियों को आपस में गांठ देना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद
एक काफ़ी लंबी रस्सी तैयार हो गई। उसने उसके एक सिरे को मखसूस अंदाज में मरोड़ कर गांठ दे दी और फिर वो स्ट्रेचर की तरफ मुड़ा। अब वो उन क्लिपों को गौर से देख रहा था जिससे उसके जिस्म को बांधा गया था। उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने कदम पीछे हटाया और फिर अपना हाथ ऊंचा करके उसने पूरी कुव्वत से अपने हथेली का सिरा स्ट्रेचर के बाजू पर क्लिप के करीब मारा। खटाक की आवाज सुनाई दी और स्ट्रेचर का बाजू उस जगह से टूट गया। मिथाइस ने झटका देकर उसे दूसरी तरफ से भी तोड़ दिया। फिर उसने रस्सी को लकड़ी के उस मुड़े हुए सिरे के साथ मखसूस अंदाज में बांध दिया। उसके बाद उसने 2 कदम रोशनदान की सिमत बढ़ाए और रस्सी को पकड़कर झुलाने लगा। चंद लम्हों बाद उसने पूरी कुव्वत से उसे रोशनदान की तरफ उछाल दिया। रस्सी किसी सांप की तरह ऊपर उठती चली गई और फिर खटाक की हल्की सी आवाज के साथ वो लकड़ी रोशनदान की 2 सलाखों के दरमियान टेढ़ी होकर फंस गई। रस्सी का आखिरी सिरा फर्श से लग रहा था। उसने झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर रस्सी को पकड़कर दीवार के साथ पैर लगाए और किसी बंदर की तरह ऊपर चढ़ता गया। जोर लगाने से उसके जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द की तेज लहरों की जिद में आ गया, लेकिन उसके सामने जिंदगी बचाने का मसला था, इसलिए वो होंठ पीछे ऊपर चढ़ता गया और फिर उसका हाथ सलाख पर जम गया। वो एक हाथ की मदद से लटका चंद लम्बे सांस लेता रहा। फिर उसने उसे छोड़कर दूसरे हाथ से दूसरी सलाख पकड़ ली। सलाखें खासी मजबूत और मोटी थी और इन सलाखों के दरमियान फासला इतना तंग था कि मिथाइस का उनके दरमियान से निकलना नामुमकिन था। लेकिन मिथाइस एक तरबियत याफ्ता एजेंट था, इसलिए उससे ऐसे बेशुमार तरीके आते थे जिनसे वो रिहाई हासिल कर सकता था। उसने एक हाथ से वो लकड़ी छुड़ाई और उसे वापस फर्श पर फेंक दिया। उसके बाद उसने दोनों टांगे ऊपर को उठाई और एक सलाख को दोनों टांगों के दरमियान रखकर वो टांगों को दूसरी तरफ जहां तक वो जा सकती थी ले गया। अब वो रोशनदान के एक सिरे पर बाकायदा बैठ गया। टांगों को दूसरी तरफ मोड़कर उसने अपने जिस्म को सहारा दे दिया था। उसके बाद उसने सलाखों के ऊपर वाले हिस्से को गौर से देखना शुरू कर दिया। ये सलाखें सीमेंट में नस्ब थी और चूंकि वो खुद कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, इसलिए उसे पूरी तवक्को थी कि इन सलाखों के सिरे ज्यादा लंबाई में सीमेंट के अंदर न दिए गए होंगे। उसने एक हाथ सलाख के ऊपर वाले सिरे पर जमाया और फिर हाथ को पूरी कुव्वत से झटका देकर अंदर की तरफ खींचा, लेकिन सलाख जरा सी खम होकर फिर सीधी हो गई। लेकिन मिथाइस के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो सलाख की मजबूती का अंदाजा लगा चुका था और उसके बाद उसने बार बार पूरी कुव्वत से उसे झटके देने शुरू कर दिए। पहले 8-10 झटकों का तो कोई नतीजा ना निकला, लेकिन उसके बाद सलाख के ऊपर वाले हिस्से से सीमेंट और रेत झड़ना शुरू हो गई। मिथाइस मुसलसल झटके देता रहा। वो जुनून के से आलम में लगा हुआ था और चंद ही लम्हों बाद उसके जिस्म को अंदर की तरफ जोरदार झटका लगा। लेकिन चूंकि उसने दूसरे हाथ से दूसरी सलाख को थामा हुआ था, इसलिए वो सर के बल नीचे फर्श पर गिरने से बच गया। अलबत्ता सलाख का ऊपर वाला हिस्सा मुड़कर बाहर निकल आया था और मिथाइस की तवक्को के ऐन मुताबिक ये सिरा सिर्फ 2 इंच सीमेंट के अंदर था, इसलिए वो निकल भी आया था। अगर वो 6 इंच तक सीमेंट में होता तो फिर उसका निकलना नामुमकिन था। उसने सलाख को पूरी कुव्वत लगाकर नीचे तक मोड़ दिया। अब इतना खला बन गया था कि वो सीमेंट सिमटाकर उसमें से निकल सकता था। उसने इस बार खला के दोनों अतराफ की सलाखें पकड़ ली और अपने जिस्म को वापस अंदर की तरफ घसीट लिया। अब एक बार फिर वो सलाखों की मदद से दीवार के साथ लटका हुआ था। चंद लम्हों तक सांस लेने के बाद उसने अपनी दोनों टांगों को दोबारा ऊपर को उठाया और उन्हें जोड़कर उस खला में से गुजार दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्म को दूसरी तरफ धकेलता गया। फिर जब उसका आधा जिस्म दूसरी तरफ निकल गया तो उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और जिस्म को जोरदार झटका देकर उलट लिया। उसके साथ ही उसने दोबारा उन सलाखों को थाम लिया, लेकिन इस बार उसने उसे बाहर वाली तरफ से थामा हुआ था। अब वो आसानी से अपने बाकी जिस्म को भी बाहर की तरफ ले गया। उसकी दोनों टांगे दूसरी तरफ नीचे लटकी हुई थी। यूं लगता था जैसे दूसरी तरफ खला हो। उसने एक हाथ से सलाख को पकड़ा और फिर अपने सर को बाहर की तरफ निकाल कर देखा और उसके चेहरे पर मसरत के आसार नुमाया हो गए। वो एक और कमरे की दीवार से लटक रहा था, लेकिन उस कमरे का खुला हुआ दरवाजा उसे साफ नजर आ रहा था। मिथाइस ने हाथ छोड़ दिया और उसका जिस्म तीर की तरह नीचे फर्श की तरफ आया। मिथाइस ने पैराट्रोपिक अंदाज में घुटनों को खम दिया और जैसे ही उसके पैर जमीन से लगे उसने तेजी से उछलकर कलाबाजी खाई और फिर सीधा खड़ा हो गया। इस तरह एक तो उससे इतनी बुलंदी से गिरने की वजह से चोट न आई थी
और दूसरा ज्यादा धमाका भी ना हुआ था। तवाजुन कायम होते ही मिताइस तेजी से खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे में रुककर बाहर देखा। वो एक राहदारी में था जो दूर तक चली गई थी। उस राहदारी में कई कमरों के दरवाजे थे। मिताइस दबे कदमों बाहर आ गया और फिर तेजी से बाईं तरफ बढ़ने लगा। अभी उसने 10-12 कदम ही उठाए होंगे कि अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में शॉर्ट हैंड की कॉपी उठाए तेजी से बाहर निकली। मिताइस उस दरवाजे के करीब ही था। लड़की की नजरें जैसे ही मिताइस पर पड़ी, उसकी आंखें पहलने लगी और चीख से अंदाज में मुंह खुलने लगा, मगर मिताइस ने झपट कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो उस लड़की को पहचान गया था। ये उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती थी। वो लड़की को उसी तरह घसीटता हुआ वापस उसी कमरे में ले आया जहां से निकला था। तुम यहाँ? मिताइस ने कमरे में आते ही उसके मुंह से हाथ हटाकर सख्त लहजे में कहा। ओ, तो तुम हल्का मौत के मेंबर हो। सेंटर से ये तुम्हें उठाकर ले आए हैं। मैं बड़ी परेशान थी। लड़की ने सरगोशी करते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम भी? मिताइस की आंखें पहलने लगी, क्योंकि उसे इस लड़की के जीविश ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उर्फ आम में हल्का मौत कहा जाता था, के मेंबर होने के मुतालिक कतई इल्म न था। मिताइस ने कहा, हाँ, मैं रेड मास्टर्स में भी काम करती हूँ। तुम इनकी गिरफ्त से कैसे निकल आए? तुम तो जख्मी भी हो। लड़की ने, जिसका नाम सोफिया था, हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात को छोड़ो, मैंने फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है। मिताइस ने बात टालते हुए कहा। हाँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बैरूनी पॉइंट तक पहुंचा देती हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत, सोफिया ने कहा। और फिर वो उसे लेकर दोबारा राहदारी में आई, लेकिन ज्यादा आगे बढ़ने की बजाय एक कमरे में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद किया और स्विच बोर्ड पर एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे वो कमरा किसी लिफ्ट की तरह ऊपर चढ़ता गया। जब उसकी हरकत रुक गई तो सोफिया ने दरवाजा खोला और पहले बाहर झांका और फिर तेजी से बाहर आ गई। ये भी एक राहदारी थी जो आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ गई थी। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तुम आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ोगे तो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाओगे, जिसके बाहर डॉग रूम की तख्ती लगी हुई है। उस कमरे में जासूस कुत्ते रखे जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये कुत्ते ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। उसकी ऊपरी दीवार में एक दरवाज़ा है जिसमें चौकट्टा सा कटा हुआ है। उस चौकट्टे से कुत्तों को रातफ दिया जाता है। तुम उस चौकट्टे से आसानी से बाहर निकल सकते हो। दूसरी तरफ एक छोटा सा वीराना है। उसके आगे खारदार तार की बाड़ है। उसे क्रॉस करके तुम तीसरी शाहराह पर निकल जाओगे। वहां से आगे जाना तुम्हारा काम है। सोफिया ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ओ ठीक है, मिताइस ने कहा और फिर वो तेजी से राहदारी में बढ़ता गया। सोफिया वापस उसी लिफ्टनुमा कमरे में चली गई थी। मिताइस डॉग रूम में दाखिल हुआ। वहां ऊपरी दरवाजे में कटा हुआ चौखुट्टा मौजूद था। वो बड़ी आसानी से उस चौखुट्टे के जरिए दूसरी तरफ सहन में निकल गया। ये सहन दरअसल इमारत की साइड में एक छोटी सी खुली जगह थी, जहां शायद दरबान वगैरह आराम करते थे। सामने खारदार तार की ऊंची बाड़ थी, जिसकी दूसरी तरफ जरा फासले पर तीसरी शाहराह नजर आती थी। मिताइस तेजी से उस बाड़ की तरफ बढ़ा। बाड़ पार करने के लिए उसके पास एक ही सूरत थी कि वो उस पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाए। चुनांचे वो भागता हुआ बाड़ के करीब पहुंचा और फिर हाथ जख्मी होने की परवाह किए बगैर उस कांटेदार बाड़ के ऊपर किसी बंदर की तरह चढ़ने लगा। उसके हाथों में आग सी लग गई और खून बहने लगा। तार के कांटे उसके हाथों में घुस गए थे, लेकिन इस वक्त मिताइस की जान पर बनी हुई थी। वो ऊपर वाली तार पर पहुंचा ही था कि अचानक किसी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसी लम्हे मिताइस ने उछलकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी और ऐन उसी लम्हे गोलियों की बौछार सी उस जगह पर हुई जहां वो एक लम्हे पहले मौजूद था। नीचे गिरते ही मिताइस ने छलांग लगाई और जिगजैग के से अंदाज में सड़क की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अभी उसने चंद ही कदम उठाए होंगे कि उसके जिस्म को धक्का लगा और वो उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिरा। गर्म सलाख सी उसकी बाएं पिंडली में उतर गई थी। मिताइस गिरते ही दोबारा उछला और फिर लंगड़ाता हुआ आगे भागता गया। वो लंगड़ा जरूर रहा था, लेकिन पागलों के से अंदाज में भाग रहा था और फिर वो फायरिंग रेंज से निकल जाने में कामयाब हो गया, क्योंकि फायरिंग बंद हो गई थी। उसकी पिंडली से मुसलसल खून बह रहा था। सड़क पर पहुंचने के बावजूद वो तेजी से उसे क्रॉस करता हुआ भागता गया। उसे दूर एक छोटी सी इमारत नजर आ रही थी। वो उस इमारत की तरफ भाग रहा था। उसको भागने में जबरदस्त तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद
वो भागता जा रहा था। जिस जगह वो भाग रहा था वहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियों का आगाज हो गया था और मिथाइस के लिए यही झाड़ियाँ ही जिंदगी की नवीद थी। और चंद ही लम्हों बाद वो उन झाड़ियों में दाखिल हो गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। खून बह जाने की वजह से उसके जहन पर अंधेरे से छा रहे थे, लेकिन वो अपनी पूरी कुव्वत को बरोए कार लाकर बस भागा जा रहा था। यूं लगता था जैसे भागना ही उसकी जिंदगी का मकसद हो। और फिर भागते भागते उसे दूर से ताकतवर जीपों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा और दूसरे लम्हे उसने होंठ भींच लिए। इमारत की तरफ से दो जीपें इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई उसी तरफ आ रही थी जिधर मिथाइस भाग रहा था। वो एक बार फिर भागने लगा। अभी वो छोटी इमारत खासे फासले पर थी और जीपों की रफ्तार खासी तेज थी। उनकी तेज आवाज अब उसके कानों में धमाके से पैदा कर रही थी। उसका जिस्म भी निढाल पड़ता जा रहा था। आंखों के सामने बार बार अंधेरे यलगार करने लगे थे। बावजूद कोशिश के उसके भागने की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जा रही थी। उधर जीपें इंतहाई तेज रफ्तारी से उसके सर पर चढ़ी आ रही थी। मिथाइस के लिए अब बचने की कोई राह बाकी ना रही थी और ताबूत में आखिरी कील के मुस्ताक अब उसमें भागने या बच निकलने की हिम्मत भी बाकी ना रही थी। उसने अब लड़खड़ाना शुरू कर दिया था और फिर उसे किसी झाड़ी की जड़ से ठोकर लगी और मुंह के बल नीचे गिरा। उसे आखिरी एहसास यही हुआ था कि उसका जिस्म किसी नशीब में गिर रहा है और जीपों के इंजनों के आवाज़ों और उसके टायरों की झाड़ियों से रगड़ की धमक उसकी खोपड़ी में हो रही थी और उसके साथ ही उसके जहन पर तारीक पर्दा फैलता चला गया। रात का वक्त था और रनवे की साइडों में जलने वाले बल्बों की तवील कतार के अलावा इधर उधर तारीकी का राज था। एक 2 सीटर तैयारा रनवे पर उतरने की तैयारी में मसरूफ था। उसने एक चक्कर काटा और फिर वो रनवे पर झुकता गया। चंद ही लम्हों बाद उसके पहियों ने रनवे को छू लिया और वह रनवे पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार आहिस्ता होती गई और काफी आगे जाकर वो दाएं तरफ घूमकर एक छोटी सी इमारत जो तारीकी में डूबी हुई थी के पास रुक गया। उसी लम्हे रनवे पर जलने वाले बल्ब भी बुझ गए और अब हर तरफ तारीकी सी फैल गई। 2 सीटर जहाज से 2 अफराद उछलकर नीचे आ गए। वो दोनों लंबे कद और छरीरे जिस्म के मालिक थे। उनमें से एक के हाथ में एक सफरी बैग था जबकि दूसरा खाली हाथ था और उसने पेशावर पायलटों जैसी वर्दी पहन रखी थी। वो दोनों तेज तेज कदम उठाते उस तारीक इमारत की तरफ बढ़ गए। इमारत के बरामदे में उन्हें 3 साए बेहिस वो हरकत खड़े नजर आने लग गए। हेलो, इजी फ्लाइट ऐसी ही होती है, पायलट ने बरामदे के करीब पहुंचते ही ऊंची आवाज में कहा। थैंक यू, अब आप वापस जा सकते हैं। उन 3 सायों में से एक ने जवाब दिया और पायलट सर हिलाता हुआ तेजी से वापस मुड़ा और दोबारा जहाज की तरफ बढ़ता गया। सफरी बैग वाला नौजवान उछलकर बरामदे में पहुंच गया और उनके साथ ही खामोश सा खड़ा हो गया। पायलट जहाज में बैठ गया और उसने जहाज को चलाकर घुमाया। उसी लम्हे उनके बल्ब एक बार फिर जल उठे और तैयारा तेजी से रनवे पर दौड़ने लगा और चंद ही लम्हों बाद वो रनवे को छोड़कर फिजा में बुलंद हो गया और देखते ही देखते तारीक आसमान का एक हिस्सा बन गया। उसकी साइड लाइट्स भी बंद थी। रनवे पर चलने वाले बल्ब दोबारा बुझ गए। मिस्टर, अचानक एक साय ने सफरी बैग वाले से मुखातिब होकर कहा। डगलस, सफरी बैग वाले ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। आइए, उसी साय ने कहा। वो भारी जिस्म का एक मर्द था और फिर वो इमारत के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डगलस उसके पीछे चल पड़ा। एक हॉलनुमा कमरे से गुजरकर वो उगबी दरवाजे से बाहर आ गए। यहाँ भी एक बरामदा था जिसकी दूसरी तरफ सिया रंग की कार मौजूद थी। भारी जिस्म वाले ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और डगलस को अंदर बैठने का इशारा किया। डगलस खामोशी से कार में बैठ गया। भारी जिस्म वाला मुड़कर दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दूसरे लम्हे कार का इंजन जाग पड़ा और एक झटका लेकर वो आगे बढ़ता गया। कार की हेडलाइट्स बंद थी, अंदर की बत्ती भी ना चल रही थी, इसलिए कार तारीकी का एक हिस्सा ही मालूम होती थी। भारी जिस्म वाला उसे बड़ी महारत से एक कच्चे रास्ते पर उड़ाए चले जा रहा था। डगलस खामोश बैठा हुआ था। ड्राइवर ने भी कोई बात ना की थी। उसकी पूरी तवज्जो कार के चलाने पर ही मरकूज थी। मुख्तलिफ मोड़ काटकर और कच्चे रास्तों से गुजरती हुई कार एक पतले से रास्ते पर पहुंचकर रुक गई। यहाँ से आपको पैदल जाना होगा, सीधे चले जाइए। तकरीबन आधे फरलांग के बाद दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज नजर आ जाएगा। आपने वहां पहुंचकर रिपोर्ट करनी है। भारी जिस्म वाले ने
कार रोकते हुए डगलस से कहा और डगलस सर हिलाता हुआ अपना सफरी बैग उठाए नीचे उतर आया और तेजी से उस पतले रास्ते पर चलने लगा। उसकी रफ्तार में खासी तेजी और फुर्ती थी। सिया कार मुड़कर वापस चली गई थी और फिर आधे फरलांग के बाद डगलस को ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज नजर आने लग गया। कॉटेज की एक खिड़की से रोशनी की लकीरें नजर आ रही थी और शायद उसी रोशनी की वजह से ही उसे कॉटेज के महले वकू का पता चल गया था, वरना वो उसे ढूंढ ना सकता था। कॉटेज के करीब पहुंचते ही वो ठटक कर रुक गया, क्योंकि कॉटेज के बरामदे में एक नौजवान लड़की जिसने हाफ पैंट और तंग सी बो शर्ट पहनी हुई थी, दो ब्लड हाउंड कुत्तों की जंजीरें थामे साकित खड़ी थी। कुत्ते उसके दाएं बाएं थे और उनकी आंखें अंधेरे में हीरो की तरह चमक रही थी। हेलो, डगलस ने दूर से ही सर पर रखे हुए फ्लैट को उतारकर हाथ में लेते हुए कहा। कौन हो तुम? लड़की ने इंतहाई करख्त आवाज में कहा। मुझे डगलस फर्निक कहते हैं, मैं पॉइंट 4 से आया हूँ, डगलस ने ऊंची आवाज में कहा। किस लिए? लड़की का लहजा बदस्तूर तंग था। हल्का मौत के लिए एक अहम खबर है मेरे पास, डगलस ने जवाब दिया। क्या खबर है? लड़की ने सर्द लहजे में पूछा। अब डगलस उसके कुछ करीब पहुंच चुका था। अच्छी खबर नहीं है, डगलस ने कहा। ओके, ठीक है। दाएं तरफ मुड़कर कॉटेज के उगबी रास्ते से अंदर कमरे में पहुंच जाओ, अरसलान वहां मौजूद है, लड़की ने कहा और डगलस सर हिलाता हुआ दाएं तरफ मुड़ गया। लड़की कुत्तों को लिए वहीं खड़ी रही। दाएं तरफ से चक्कर काटकर डगलस कॉटेज के उकब में पहुंच गया। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा मौजूद था जो खुला हुआ था। डगलस अंदर दाखिल हुआ। आओ डगलस आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कमरे में दाखिल होते ही एक भारी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कमरे में तारीकी थी, इसलिए बोलने वाला नजर न आ रहा था। और फिर चट की आवाज़ के साथ ही कमरा रोशन हो गया और डगलस को अपने सामने एक देवजात खड़ा नजर आया। उसका कद तकरीबन 8 फीट था और जिस्म भी उसी मुनासिबत से बहुत फैला हुआ था। वो इंतहाई ताकतवर और माहिर लड़का नजर आ रहा था। उसने सुर्ख रंग की ढीली सी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसका हाथ मुसाफे के लिए डगलस की तरफ बढ़ा हुआ था। डगलस ने पसंदीदा अंदाज में सर हिलाते हुए उसका हाथ थाम लिया और उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि अरसलान के हाथों में उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा ताकत है। खूब, तुम्हारे मुतालिक जैसा सुना था वैसा ही पाया, डगलस ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ बैठो, मुझे भी तुमसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। हल्के में अक्सर तुम्हारे कारनामों का जिक्र होता रहता है, अरसलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वो दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। उसी लम्हे अंदरूनी दरवाजा खुला और कुत्तों वाली हसीना अंदर दाखिल हुई और आकर अरसलान के साथ बैठ गई। डगलस उसके हुस्न और शबाब को तारीफी नजरों से देखने लगा। ऐसी पुरशबाब औरतें बहुत कम ही नजर आती थी। ये मेरी बीवी फरकंदा है, अरसलान ने डगलस को इस तरह घूरते देखकर कहा। ओह वेरी गुड, अच्छी जोड़ी है, डगलस ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अरसलान हंसने लगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल में काम की बात होनी चाहिए।